तो हम लोग काफ़ी दिनों बाद जो है फिर दोबारा जो है 9th क्लास का चैप्टर सेल देख रहे हैं। आप लोग पिछले कुछ लेक्चर में जो है कोशिका के बारे में पढ़ लिया था। कोशिका के बाद से आप लोगों को बता दिया गया था कोशिका की खोज किसने की, ये पढ़ा दिया गया था। कोशिका सिद्धांत क्या है ये पढ़ा दिया गया था, और कोशिकाओं का परिमाप क्या है इसको पढ़ाया गया था। आपने ये भी पढ़ लिया था कोशिका की सामान्य संरचना। क्या पढ़ लिया था? कोशिका की सामान्य संरचना, कोशिका के प्रकार, यहाँ तक हमने क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। और आज जो है पुनः जो है कि हम कोशिका की जो सजीव कोशिकाएं हैं तो सजीव कोशिकाओं का संरचनात्मक संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग सेल। बताया जा रहा है कि आज हमें अध्ययन किसके बारे में करना है? जो सजीव कोशिकाएं हैं। तो सजीव कोशिकाओं के संरचना का संगठन कैसे होता है, हमें इसके बारे में क्या करना है? अध्ययन करना है। एक जो है कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सजीव कोशिकाओं का संरचनात्मक संगठन हुआ कैसे है। तो जो भी सजीव कोशिकाएं होती हैं, ये मान लो कोई सजीव कोशिका है। क्या है? सजीव कोशिका। तो सजीव कोशिका में बेटा आप देखोगे जो सजीव कोशिकाएं होती हैं, तो सजीव कोशिकाओं के यानी जो तरल पदार्थ होता है, यानी कोशिकाएं जो हैं एक सरलतम क्या है? संरचना है। कोशिका की एक सरलतम क्या है? संरचना है, जिसमें एक झिल्ली जैसी आवरण पाई जाती है। क्या पाई जाती है? झिल्ली जैसे आवरण पाई जाती है। और उसी आवरण के अंदर जो है तरल आधार द्रव की कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। इस आवरण को कोशिका या जीव द्रव्य कला कहते हैं। नहीं समझे? देखो यहां पर एक जो है तरल पदार्थ आपको दिख रहा है। ये तरल पदार्थ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये तरल पदार्थ जो है, इस तरल पदार्थ के ऊपर एक पतली, बहुत पतली झिल्ली नुमा एक संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है। उसी संरचना को हम कोशिका कला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कला कहते हैं, या आप जीव द्रव्य कला भी कह सकते हैं। ठीक है ना? यानी हम इसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये इसके बाद से जो ये तरल पदार्थ होता है, इसी तरल पदार्थ के अंदर एक विशेष प्रकार की कुछ संरचनाएं होती है। एक तो ये जो आप संरचना देख रहे हो, इसको क्या कहता है? केंद्रक कहा जाता है। क्या कहता है? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर आप लोगों को बताया गया था आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। और जो ये विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, इसको कोशिकांग कहते हैं, यानी कोशिकाओं की क्या होते हैं? अंग होते हैं। और जो ये तरल पदार्थ होता है उसको हमको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर हमको क्या बताया गया? कोशिकांग पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे सेल हैं, जैसे मान लो पादप कोशिकाएं होती हैं। पादप कोशिकाओं में ये जो हमको बाहरी आवरण जो दिखाई दे रहा है ना, ये बाहरी आवरण है। ये कोशिका का क्या है? बाहरी आवरण, जिसको कोशिका कला कह रहे हैं। ये पतली झिल्ली जो होती है, इसी झिल्ली के ऊपर जो है एक क्या पाया जाता है? एक और आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। पहले हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से कोशिका को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो ये क्या है? आपका कोशिका है। क्या है? कोशिका। और कोशिका के मुख्य रूप से कोशिका को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? पहले जो है जो उसके भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो उसके भागों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला ये बाहरी आवरण होता है। क्या होता है? यानी आउटर मेम्ब्रेन होते हैं। क्या होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन होते हैं।
दूसरा जो है प्रोटोप्लाज्म होता है, क्या होता है, जीव द्रव्य। क्या होता है, जीव द्रव्य। और तीसरा होता है कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेलेसिस। ये क्या है, कोशिकांग है। ये तीन उसके मुख्य पार्ट होते हैं। किसका है, कोशिकांग। कौन कौन सा बताया गया, बाह्य आवरण, जीव द्रव्य और कोशिकांग। यही तो मैं बताया, ये बाह्य आवरण हो गया और ये क्या हो गया, जीव द्रव्य। ये अंदर जो तरल पदार्थ दिखाई, जेली की तरह से जो तरल पदार्थ दिखाई दे रहा है, क्या है, जीव द्रव्य। और इसी के अंदर छोटी छोटी कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं, उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। अब देखो, जो ये बाह्य आवरण होता है बेटा, हम बाह्य आवरण की बात करें तो ये बाह्य आवरण जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और दूसरे को कहा जाता है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। अब कोशिका कला जो है, जो जीव जंतु हैं उनमें सिर्फ क्या होता है, कोशिका कला यानी सिर्फ यही एक परत पाई जाती है, देख रहे हो ना। लेकिन जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी कोशिकाओं में एक इस कोशिका कला के ऊपर एक और पतला आवरण पाया जाता है जो मृत होता है। क्या होता है, आप देखते हो पेड़ के ऊपर से एक छाल टाइप का दिखाई देता है, दिखाई देता है ना। तो इसमें क्या होता है, उसी तरह का ये क्या होता है, ऊपर से एक मृत आवरण होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। और बाह्य आवरण का अगर हम काम देखें तो कोशिकाओं का जो बाह्य आवरण है क्या करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य, कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, तो हमने देखा कि हमने सेल मेम्ब्रेन देखा, सेल वॉल देखा। तो सेल मेम्ब्रेन जो है जीव जंतुओं में होते हैं और पादपों में भी होते हैं, लेकिन जो पादप होते हैं उसमें उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है एक क्या होता है, एक और परत पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल। ये सिर्फ किसमें पाया जाता है, जीव जंतु के कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आप लोगों को जो इसका है जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य भी दो प्रकार का होता है। जीव द्रव्य कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, और एक केंद्रक द्रव्य। क्या होता है, ये कोशिका द्रव्य है, ये क्या है, कोशिका द्रव्य या जिसको जीव द्रव्य कहा जाता है, ठीक है ना। तो और दूसरा कह रहा है कि केंद्रक द्रव्य। ये देख रहे हो केंद्रक, इस केंद्रक के अंदर कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आया। तो दो पार्ट किसके हो गए, बाह्य आवरण के। जो ये बाह्य आवरण है इसके कितने भाग हो गए, दो भाग। और आपने जीव द्रव्य देखा, इसका भी कितने भाग हो गए, दो भाग। अब हम आते हैं कोशिकांग। कोशिकांग के भी दो भाग होते हैं। एक तो होता है, चाक देने बेटा, एक होता है द्विकली। क्या होता है, द्विकली कला, ठीक है ना। और एक होता है एक कली कला। अब द्विकली में जो होता है इसके निम्न भाग हो जाते हैं। द्विकली के कितने भाग हो जाते हैं, निम्न भाग। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिकाओं का अंग। जैसे हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारे अंग है ना, और बहुत सारे अंग मिलके अलग अलग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। वैसे ही कोशिकाओं में भी क्या होते हैं, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं और उनका अलग अलग क्या होता है, कार्य। क्योंकि हमारे शरीर में अलग अलग अंग इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हमारा शरीर क्या है, बहुसंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और बहुसंख्य कोशिकाओं से मिलकर बने होने के कारण क्या होता है बेटा, आप हमारे शरीर का हर अंगों का अलग अलग निर्माण हुआ है। अब जो एक ही कोशिका से बना है तो उसमें हमारे जैसे अंग दिखाई नहीं देते हैं। और देखो इनको ये अगर देखना भी होता है, इसके बारे में हमें अध्ययन भी करना होता है, इनको जानकारी भी देना पड़ता है इनकी संरचना को, तो हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये द्विकली जो होते हैं यानी डबल मेम्ब्रेन जो होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं।
इसमें होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक। लवक जो है जीव जंतु वाले में, यानी जो जीव जंतु की कोशिकाएं होती हैं उनमें लवक नहीं पाया जाता है, वो किसमें पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना। इसके बाद से अंतःप्रदवी जालिका है। क्या है? अंतःप्रदवी जालिका है। उसके बाद से क्या है? गाल्जी काय। और एक कली कला जिसमें अनुपस्थित होता है, जिसमें एक ही क्या हो? कला हो, यानी ये जो कोशिकांग में आप पढ़ रहे हो ना, वह भी अनुपस्थित होती है। इसमें कौन कौन आते हैं? लैंडकाय आते हैं। कौन आते हैं? लैंडकाय, राइबोसोम, तारकाय और रिक्तिका। रिक्तिका जो है, आप लोग अगर क्लास 10 का मैं पढ़ा रहा था, अगर कोई बच्चा उसमें बैठा होगा या देखा होगा वीडियो, तो उसमें मैंने पढ़ाया था अमीबा में पाचन क्रिया। उसमें मैंने बताया था रिक्तिका के बारे में। ठीक है ना? तो देखो इसमें जो है जो रिक्तिकाएं होती हैं, यह सिर्फ किसमें होते हैं? पादप में होते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पादप में होते हैं। जैसे जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ये रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती है। क्यों? किसमें पाई जाती है? पादप। तो इसमें देखा जिसमें एक कली कला अनुपस्थित होता है, इसमें रिक्तिकाएं पादप में होती हैं। और इसमें आपको किसमें बताया गया? लवक जो है, इस जो डबल द्विकली कला होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो लवक होता है वो किसमें केवल पाया जाता है? यहां तक किसी को दिक्कत? ये बात समझ में आ गई ना? ये इसका। अब हमको क्या करना है, इनको जो है सबको अलग अलग, यानी बाह्य आवरण क्या है, जीव द्रव्य क्या है, कोशिकांग क्या है, इसको हमें क्या करना है। जैसे मैंने तो अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया, अब इनको हमको विस्तार पूर्वक क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है ना? तो अब हम क्या करते हैं? विस्तार पूर्वक इसको फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? देखो अब हम जो है इनके अलग अलग भागों को क्या कर रहे हैं? अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले उसके बाह्य आवरण के बारे में हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। तो बाह्य आवरण क्या है बेटा? देखो ये जो है मुख्यतः कोशिकाओं के निश्चित आकार एवं सुरक्षा संबंधित होती है। जो ये इस कोशिका का जो बाह्य आवरण होता है बेटा, ये आवरण जो है ये कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, या आप कह सकते हो कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का, यानी प्रोटेक्शन देने का कार्य करती है। यही है ना बाह्य आवरण का? बाह्य आवरण किस लिए होता है? जैसे हमारे शरीर में, हमारे शरीर का बाह्य आवरण हमारा त्वचा है, तो हमारा त्वचा क्या करता है? हमें एक निश्चित आकृति देता है, और दूसरा क्या करता है? हमें सुरक्षा प्रदान करता है। वैसे भी कोशिकाओं का भी क्या है? जो बाह्य आवरण है, बाह्य आवरण क्या करता है? उसे एक निश्चित आकार प्रदान करता है, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि उसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अब ये जो बाह्य आवरण है बेटा, ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। बाह्य आवरण कितने प्रकार के होते हैं? यानी आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहले को कहा जाता है, आप यहाँ देख सकते हो लिखा गया है, पहले को क्या कहता है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। दूसरा होता है कोशिका भित्ति। अभी मैं आपको बता रहा था कि जो जीव जंतु होते हैं उनमें सिर्फ एक ही बाह्य आवरण होता है। जीव जंतुओं की कोशिकाओं में क्या होता है? एक ही बाह्य आवरण होता है, जो आपको क्या, उसको किसी कोशिका कला के नाम से आपने क्या किया था? देखा था। ये कोशिका कला के नाम से कहा जाता है ना, या उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। दूसरा कोशिका भित्ति जो है, जो एक कोशिका भित्ति होता है, यानी सेल वाल जो होता है, वह सिर्फ किस में पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है? अब हमें करना क्या है? हमें पहले इसके बारे में क्या करना है? अध्ययन करना है कि ये क्या है। पहले हम देखते हैं कि जो इसका दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। हम इसको देखते हैं कि क्या होता है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। देखो बेटा, प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, तो कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों तरफ, आपने देखा या आप यहां देख रहे हो, चाहे कोई भी कोशिका पाई जाती है,
कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? एक तरल पदार्थ पाया जाता है जो जेल की तरह से होता है, और उसी के चारों तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कला कहते हैं। क्या कहते हैं? देख रहे हैं, ये कोशिका कला हम कहते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या होता है? ये अत्यंत लचीली होती है। क्या बताया जा रहा है? अत्यंत लचीली होती है, पतली होती है, ये अर्धपरागम्य होती है। ये क्या होती है? अर्धपरागम्य होती है। और इसके अंदर एक गुण पाया जाता है कि इसके अंदर चयनात्मक परागम्यता पाई जाती है। चयनात्मक यानी चयन करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, बताया गया कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंदर बेटा ये क्या होता है? तरल पदार्थ पाया जाता है। जेल की तरह से क्या होता है? जेली की तरह से एक तरल पदार्थ पाया जाता है, और उस तरल पदार्थ के चारों तरफ एक पतली अर्धपरागम्य झिल्ली पाई जाती है। बहुत पतली होती है, लचीली होती है। उसी झिल्ली को एक तरह से ये भी कह सकते हो कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहा जाता है, या उसको हम कोशिका कला के भी नाम से जानते हैं। पहले उसका नाम क्या था? जीव द्रव्य क्यों जाना जाता था? 1855 में दो वैज्ञानिक, एक का नाम था नगेली और दूसरे का क्या नाम था? सिक्रेमर। इन्होंने क्या किया कि इस जीव द्रव्य कला का नाम जो है, पहली बार सर्वप्रथम इन्होंने क्या रखा? कोशिका कला रखा। क्या रखा? कोशिका कला। यानी आपको बताया जा रहा है, एक बार और ध्यान से सुन लो, कि जो 1855 में नगेली और सिक्रेमर ने सर्वप्रथम क्या कहा था? जीव द्रव्य कला को उन्होंने किस नाम से पुकारा था? कोशिका कला के नाम से पुकारा था। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना कि आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है ना? हाँ, एक चीज मैं आपसे बता दूं, पढ़ाते समय कई बार ऐसा होता है मीनिंग या आपको मात्रा मिस्टेक हो सकती है। ठीक है ना? तो ये मिस्टेक होती रहेगी, कहीं जहां भी मात्रा और मीनिंग मिस्टेक होगी आप सुधार कर लेना। ये अक्सर जल्दीबाजी में जो है ना, अक्सर मीनिंग भी गड़बड़ होता है और मात्राएं भी क्या होती है? गड़बड़ होती है। तो उस पर ध्यान देने देना, आपको इसको समझने की मतलब है, समझो। और बाकी जो है आपने बुक का हिस्सा करें। तो आपने क्या समझा बेटा? मैंने बता दिया कि क्या है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका कला क्या है। क्या समझे आप? कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है? एक तरल पदार्थ पाया जाता है, और उसी तरल पदार्थ के ऊपर एक पतली लचीली अर्धपरागम्य क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है। उसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और बाद में चलकर 1855 में उसी प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली का को किस नाम से? दो वैज्ञानिक थे 1855 में बताया गया, नगेली और सिक्रेमर ने। उस जीव द्रव्य कला का नाम उन्होंने क्या रख दिया? कोशिका। ठीक है ना? यहां तक किसी को दिक्कत है? अब इसका निर्माण कैसे होता है? ये प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला का निर्माण कैसे होता है? तो इसके निर्माण में देखो, इसका खास तौर से निर्माण जो है प्रोटीन और वसा के परतों से हुई है। किससे बना हुआ है? प्रोटीन और वसा के परतों से बना हुआ है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग जो है 60 से 80% के बीच में होता है। इसमें वसा की मात्रा जो है 20 से क्या होती है? 40% होती है। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? लगभग 5%। ठीक है ना? तो यानी जो ये झिल्ली बनी हुई है, जो कोशिका कला बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। इसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है? प्रोटीन की, उसके बाद से वसा की, और तब कार्बोहाइड्रेट। अब ये कितना मोटा होता है? तो मोटाई में देखोगे तो ये लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ये झिल्ली कितनी मोटी होती है? और इसको देखना होगा तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा?
इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना होता है, क्योंकि कोशिका बहुत सूक्ष्म होती है। इसे देखने के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी है जो किसी भी छोटे से छोटे वस्तु की कई गुना आकार बढ़ा करके क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है ना। तो ये आ गया। अब प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या है। आपने प्लाज्मा समझ लिया कि प्लाज्मा किसे कहते हैं, किसका बना होता है। ठीक है ना। अब इसका कार्य क्या है, तो प्लाज्मा झिल्ली का यानी फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के कार्य। तो कोशिका झिल्ली के निम्न कार्य बताया जा रहा है। कोशिका झिल्ली के क्या है, निम्न कार्य हैं। पहला तो ये आपने यहाँ देखो, यहाँ लिखा गया है कि यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। क्या करती है, मैंने अभी बताया जो कोशिका झिल्ली होती है वह कोशिकाओं को क्या कर देती है, एक निश्चित आकृति प्रदान कर देती है। अगर कोशिकाएं ना हो तो सब क्या हो जाएगा, जो जेल पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, उसे कोई निश्चित आकार होगा नहीं। ठीक है ना। अगर समझना हो, अभी पानी को ऐसे कहीं रख दो वो कैसे हो जाएगा, फैल जाएगा ना। लेकिन उसी को एक गुब्बारे में रख दो तो किस आकार का बदल जाएगा, गुब्बारे का आकार फूल जाएगा ना पानी। तो उसी तरह से ये जो है क्या करता है, जो ये झिल्ली पतली झिल्ली होती है और इसका एक और गुण मैंने आप अच्छा चलो उसको, तो ये क्या करता है, उसको निश्चित एक आकार प्रदान करने का कार्य करता है। तो कोई आपसे पूछे कि ये बताओ कि कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है, तो सबसे पहले कार्य है कि कोशिकाओं को क्या कर देता है, एक निश्चित आकार प्रदान करता है। अगर दूसरा देखो, ये कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। मैं अभी बताया था कि जो बाह्य आवरण होता है भाई ये क्या है, जो कोशिका कला है या प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, ये उसका बाहरी आवरण है कि नहीं है। तो बाहरी आवरण में क्या करता है, बाहरी आवरण जो है उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे उसके अंदर कोशिकांग होते हैं, केंद्रक होता है, कोशिका में ये होता है ना, तो भाई उनको अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का, प्रोटेक्शन देने का कार्य कौन करता है, ये बाह्य आवरण ही तो करता है। अगर बाह्य आवरण ना हो तो उनकी कोशिकाओं यानी कोशिकांगों को क्या हो सकती है, क्षति पहुंच सकती है। तो उनको क्या करता है, वो प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। तीसरा है चयनात्मक परागम्य होने के कारण यह चयनित या विशिष्ट आयनों या पदार्थों को ही कोशिका के अंदर बाहर जाने देती है। मैं शुरू में ही बताया हूं कि इस झिल्ली के अंदर जो है एक गुण पाया जाता है। वह गुण क्या है जी, वह गुण है चयनात्मक परागम्य होने के कारण। चयनात्मक यानी इसके अंदर चयन करने की क्या होती है, क्षमता होती है। इसको पता है कि किन चीजों को हम अपने शरीर के अंदर ले जा सकते हैं, कौन हमारे लिए लाभदायक है, कौन हमारे लिए हानिकारक है। तो ये चयन करके अपने कोशिका के अंदर ले जाता है। जो अवशिष्ट पदार्थें होती हैं, जो खराब होती है, उसको शरीर से चयन करके क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो दो चीजें आपने देखा कि इसके अंदर क्या पाया जाता है। इसके अंदर आपको बताया गया कि पहले तो विशिष्ट गुण में आपने क्या देखा कि इनमें चयनात्मक गुण होती है, और इसी चयनात्मक गुण के कारण क्या करते हैं, ये किसी भी पदार्थ को अंदर ले जाना या बाहर निकालने का कार्य करते हैं। चौथा इनका जो है, चौथा देखोगे तो इनके कार्य में कोशिकाओं में पदार्थों के परिवहन होने को नियंत्रित करती हैं। अब इनमें जो है नियंत्रित करने की क्षमता होती है। ये जो परागम्य झिल्ली होती है उसके अंदर कोई पदार्थ कितना जाएगा उसको नियंत्रित करने का भी कार्य कौन करता है, ये बाह्य आवरण प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला ही करता है। ठीक है ना। कितने अंदर जा सकते हैं, अब कहां पे उनको क्या कर देना है, रोक लगा देनी है। ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, ये कौन करता है। अब इसके बाद से आ जाता है आपका, आपने प्लाज्मा झिल्ली पढ़ लिया, प्लाज्मा झिल्ली के कार्य पढ़ लिया। अब प्लाज्मा झिल्ली द्वारा परिवहन कैसे होता है, तो इसका परिवहन की आप बात करोगे तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा कोशिकाओं से बाहर वाले स्थान कोशिका के अंदर पदार्थों का आवागमन कुछ प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, यानी परिवहन। अब प्लाज्मा झिल्ली द्वारा परिवहन कैसे होता है, यानी कोशिकाओं के अंदर जाना और कोशिकाओं के बाहर आना,
ये प्रक्रिया कैसे होती है, तो ये आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली द्वारा जो है कोशिकाओं के बाहर के स्थान से कोशिकाओं के अंदर पदार्थों के आवागमन, यानी बाहर से कोशिकाओं के अंदर जो है किसी वस्तु को अंदर जाना, ये क्या है, परिवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा। तो ये परिवहन जो है कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं द्वारा संभव हो पाती है। वह प्रक्रिया क्या है, पहला है विसरण, ठीक है ना। तो मैं इसको आपको बताता हूं। देखो, तो हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा झिल्ली द्वारा परिवहन। तो बताया जा रहा था कि प्लाज्मा झिल्ली द्वारा परिवहन जो है, ये देखो देख रहे हो, ये निम्न दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो। एक को कहा जाता है विसरण, एक तो विसरण के माध्यम से होता है, यानी डिफ्यूजन के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है, डिफ्यूजन के माध्यम से। दूसरा होता है परासरण, किसके माध्यम से, परासरण, यानी ओस्मोसिस के आधार पर होता है। अब क्या होता है बेटा, इसको समझना है आपको कि क्या होता है विसरण। तो विसरण का आप परिभाषा देखोगे तो जो पदार्थ के अणु होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, तो पदार्थ के जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, अधिक सांद्रता वाले स्थान से, यानी जिसकी सांद्रता अधिक होती है वह कम सांद्र की तरफ क्या करते हैं, गमन करते हैं, और इसी गमन क्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण क्रिया कहते हैं। क्या बताएगा, मान लो कि अब अधिक सांद्रता से क्या मतलब है, जिसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, वह किधर गमन करता है, किधर चलता है, जिधर कम होता है। तो यानी अधिक वाला किधर की तरफ चलता है, कम की तरफ। और जब इसी को यानी अधिक से कम के तरफ जाने की क्रिया क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब इसमें आपको इसको समझने के लिए जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। यानी बाह्य वातावरण में जो कार्बन, जैसे हम लोग हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, ये जो बाहरी वातावरण है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है, और हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है। किससे, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो अब आप बताओ, हमारे शरीर की कोशिकाओं का जो है कार्बन डाइऑक्साइड किधर विसरण करेगा, किधर गमन करेगा, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, कम है। तो कम यानी अधिक से किधर की तरफ ही चलता है, कम की तरफ। तो हमारे शरीर से निकल के कहां जाता है, वातावरण। तो जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में जो है बाहरी वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसीलिए जो है कोशिकाएं अपने शरीर की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो किसको तरफ ट्रांसफर करते रहते हैं, वातावरण की तरफ। किसको करते हैं, वातावरण की तरफ। अब दूसरा देखिए, ऑक्सीजन। कोशिकाओं में जो है, जैसे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो ऑक्सीजन की मात्रा है, और कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, तो वायुमंडल में यानी बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, और कोशिकाओं के शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो बाहर से कोशिकाओं के अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन गमन करता है, ठीक ना। क्या करता है, यानी अधिक सांद्रण वाले से कम सांद्रण वाले की तरफ क्या होने लगता है, गमन होने लगता है। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण क्रिया कहते हैं। समझ में आया, एक बार और समझा देते हैं। आप लोगों को क्या बताएगा कि विसरण क्रिया क्या है। जो भी पदार्थ के अणु होते हैं, पदार्थ के अणु क्या करते हैं कि अधिक सांद्रण वाले जो पदार्थ होते हैं वह कम सांद्रण वाले पदार्थ की तरफ क्या करते हैं, गमन करते हैं। और इसी गमन क्रिया को हम क्या करते हैं, विसरण कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको दो एग्जाम्पल दिया गया। जैसे मान लो कोशिकाओं के शरीर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। और बाहरी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है,
कम होती है तो कोशिकाओं के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड किधर जाता है? बाहरी वातावरण में जाता है। कहाँ जाता है? बाहरी वातावरण में जाता है। जबकि बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, यानी अधिक सांद्रण वाला होता है। और कोशिकाओं के शरीर का में क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा की क्या होती है? कमी होती है, यानी कम सांद्रण वाला होता है। तो वातावरण से ऑक्सीजन किधर जाता है? कोशिकाओं के तरफ क्या करने लगता है? परिवहन करने लगता है, गमन करने लगता है। ठीक है ना? तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अब देख दूसरा क्या है? प्रासरण। क्या है? प्रासरण। अब हमको समझना है कि प्रासरण किसे कहते हैं। प्रासरण क्या होता है? देखो, जो जल विलायक के अणु होते हैं, जो जल में विलायक अणु होते हैं, उन अणुओं का उनकी अधिक सांद्रता वाले स्थान से अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता, यानी जो देखो जो वस्तुएं जल में विलायक होती है, जल में क्या होती है? घुलने वाली होती है। विलायक का मतलब क्या होता है जी? घुलने वाली होती है, यानी जल में मिलने वाली होती है। उनको क्या होता है? जिसमें अधिक सांद्रता होती है, जिसमें अधिक सांद्रता होती है वो कम सांद्रता वाले की तरफ जाता है, लेकिन किसके माध्यम से जाता है? अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से जाता है। अर्धपरागम्य झिल्ली, जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका है ना, ये कोशिका की संरचना है क्या है? अर्धपरागम्य झिल्ली। आपने किशमिश देखा है, तो किशमिश क्या होता है? उसके ऊपर एक पतली झिल्ली होती है ना। आप किशमिश को क्या करो? पानी में डाल दो, कुछ देर बाद उसको छोड़ दो, चाहे आपने रात में डाला सुबह में देखो तो फूल के क्या हो जाता है? इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। पहले कैसे था? उसका गाल चिपका हुआ था, गाल चिपका हुआ था ना, और कुछ देर बाद आप देखे तो क्या हुआ? गाल फूल के गुलगुल्ला बन गया। देखे हो ना कैसे हुआ? तो उसके ऊपर एक पतली झिल्ली होती है, उस झिल्ली के माध्यम से वो क्या करता है? उसके जल को यानी अपने तरफ खींचने लगता है। और ये प्रक्रिया कब तक चलती है? जब तक दोनों का मान बराबर न हो जाए। इसका और उसका सांद्रण जब तक दोनों बराबर नहीं होता है तब तक ये प्रक्रिया क्या होती है? चलती है। दूसरा एग्जाम्पल, पौधों में क्या होते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं। और वह मूल रोम द्वारा क्या करता है? जल का अवशोषण करता है, पौधों के अंदर जल को क्या करता है? भेजता है। और ये प्रक्रिया कब तक करता रहता है? जब तक पौधों में और नीचे दोनों की मात्रा क्या हो जाए? बराबर न हो जाए। जब बराबर हो जाती है वहीं पे ये क्या होता है? प्रसरण क्रिया रुक जाती है। समझ में आ गया? तो यहां तक किसी को दिक्कत? हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि कोशिका के जो मुख्य भाग होते हैं, तो मुख्य भाग में हम पहला क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे। अब प्लाज्मा ये सेल मेम्ब्रेन कोशिका कला पढ़ रहे थे। तो कोशिका कला में हमने क्या पढ़ लिया? कोशिका कला हमने पढ़ लिया। अब कोशिका कला के बाद से हमने ये बताया आप लोगों को कि कोशिका कला में 2-3 चीजों को मैंने बताया था, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया या नहीं दिया। कोशिका कला में यही बताया गया था कि प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली का निर्माण कैसे हुआ है, यानी उसके अंदर क्या होता है? क्या होता है जी? फिर मैं दोबारा बताना पड़ेगा। क्या मैंने बताया? फिर एक बार सुनो। यानी जो तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ के ऊपर एक क्या होती है? पतली झिल्ली होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और ये बना किसका होता है? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। और इसको नाम कोशिका कला किसने रखा? तो 1800 किसमें बताया गया था? 1855 में। कौन कौन? निगेली और श्रीकेमर ने क्या किया था? इसको क्या नाम दिया था? कोशिका कला दिया था। अब एक चीज आप लोगों को ये बताना है, इसमें एक चीज मैं आप लोगों को नहीं बताया था, एक बार और बता दूं कि देखो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, तो उसी कोशिका झिल्ली के माध्यम से, ये बहुत पतली होती है, अर्धपरागम्य होती है, आप जानते हो। उसी कोशिका झिल्ली से ये क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करने का भी कार्य करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा अमीबा में भोजन, यानी अमीबा में पाचन क्रिया आपने पढ़ा है। जैसे मान लो ये कोई अमीबा है, तो अमीबा में क्या होता है जी? यहाँ कुटपाथ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कुटपाथ। और इसी कुटपाथ के माध्यम से वो किसी वस्तु को, जानते हो ना, इसके अंदर क्या गुण पाया जाता है?
ये चयन करते हैं कि किसको हमें अपने अंदर ले जाना है। अब चयन करके ये भोजन को क्या करते हैं, इसी उत्पाद के माध्यम से अंदर ले जाते हैं। तो ये उसी कोशिका के माध्यम से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करने का करते हैं। अब हमने बता दिया कि इसके कितने प्रकार होते हैं। ये इनके अंदर जो है झिल्ली, अब प्लाज्मा झिल्ली द्वारा इनमें क्या होता है, परिवहन होता है। क्या होता है, परिवहन। अब ये परिवहन कितने प्रकार से होता है, निम्न 2 प्रकार से होता है। एक मैंने बता दिया विसरण, और दूसरा क्या बताते हैं, प्रासरण। ठीक है ना। तो यहां तक आपका खत्म हो गया। मैं प्रासरण में बताया कि ये क्या होता है, जल के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है, जल। और ये किसके माध्यम से होता है जी, इसमें बताया गया कि इसमें भी अधिक सांद्रण वाले किधर जाते हैं, कम सांद्रण की तरफ। और ये भी क्या होता है, अधिक सांद्रण वाला किधर जाता है, कम सांद्रण। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब उसकी लेवल क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, वहीं रुक जाता है। ठीक है ना। तो ये इसमें जो है ये विलायक निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कहीं नोट करना हो तो आप लोग नोट कर लेना। ये विलायक होते हैं जो जल में क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो इसमें 3 होते हैं। एक अल्पसारी विलयन होता है, दूसरा क्या होता है, समप्रसारी विलयन होता है, और तीसरा होता है अति परासरी विलयन। जो अल्पसारी विलयन होता है बेटा, अल्पसारी विलयन का आप उदाहरण देखोगे तो इसमें आ जाता है अंतःप्रासरण। क्या आता है, अंतःप्रासरण। और जो अति परासरी विलयन होता है उसका आता है बहि परिप्रासरण आता है। क्या होता है, बहि प्रासरण। ठीक है ना। अब हमने एक चीज पढ़ लिया कि कोशिका के 2 भाग होते हैं। एक बाहरी आवरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो पहला हमने क्या पढ़ लिया, प्लाज्मा झिल्ली। अब दूसरा क्या उसमें देखना है, कोशिका भित्ति। ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में मैं अभी आप लोगों को बताया था, जो इसका दूसरा भाग था। हमने पहला तो पढ़ लिया, अब दूसरा क्या पढ़ना था, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में क्या बताया गया था बेटा, कोशिका भित्ति जो होता है ये किसमें पाया जाता है, सिर्फ पौधों में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति को मैंने क्या बताया था बेटा, इसको मैंने बताया था कि ये जो कोशिकाएं होती है, जो ये पतली झिल्ली होती है, इसी झिल्ली के ऊपर एक क्या होता है, एक मृत आवरण क्या होता है, उस पे कठोर आवरण आ जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है ना। इसी सेल वॉल के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। देखो पादप कोशिकाओं में जो है प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर क्या होता है, एक दृढ़ आवरण। यानी जो पादप कोशिकाएं होती हैं, ये प्लाज्मा झिल्ली है ना, यानी कोशिका कला है ना, इसी कोशिका कला के चारों तरफ एक देख रहे हो ना, एक कठोर आवरण का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसी कठोर आवरण को हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति या कोशिका वॉल या सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये जो होता है ये मृत कोशिका होता है। ये जो ऊपर वाला होता है ये क्या होता है, मृत कोशिका होता है। और ये किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का। ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि जो कोशिका भित्ति का निर्माण किससे हुआ है, तो किससे कहोगे, सेलुलोज का। और एक कैसा कोशिका होता है, मृत कोशिका होता है। किसका, कौन सा कोशिका होता है, मृत कोशिका होता है। ये आवरण जो होता है ये सुरक्षात्मक आवरण होता है। क्या होता है, जिसमें जो कोशिकाओं के आकार को दृढ़ बनाता है, यानी मजबूत बनाने का कार्य करता है। ये कैसा आवरण होता है, सुरक्षात्मक होता है। और ये जो पादप कोशिकाएं हैं उनको क्या करता है, मजबूत बनाने का कार्य करता है। ठीक है ना। अब इसमें जो होता है, अगर हम इन जो है सेल वॉल को देखें तो सेल वॉल पे कह रहा है कि प्रायः कोशिका भित्ति में बाहर से भीतर की ओर निम्नलिखित परतें होती हैं। क्या होती हैं, निम्नलिखित परतें होती हैं। इसमें क्या होती हैं, निम्नलिखित परतें होती हैं। इसको मिटाता हूं, फिर इसको दोबारा क्या करता हूं, बता।
देखो आपको यही बताया गया कोशिका भित्ति में जो है आपको बताया गया कोशिका भित्ति क्या है, और इसको बताया गया कि कोशिका भित्ति निम्न परतों से मिलकर बनी होती है। इन परतों को बताने से पहले एक बार फिर इसको मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ कि क्या है सेल वॉल। हम लोग क्या पढ़े हैं, सेल वॉल पढ़े हैं कोशिका भित्ति। तो आपको बताया गया शुरू में कि देखो यहाँ पे मान लो ये कोई कोशिका होती है, यानी खास सेल वॉल किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक इसके ऊपर एक कठोर सेलुलोज की बनी परत होती है। किसकी बनी परत होती है, कठोर सेलुलोज की बनी परत होती है। एक तरह से कहा जाए कि यह एक निर्जीव संरचना होती है। क्या होती है, निर्जीव संरचना होती है जो पादप कोशिकाओं को चारों तरफ से घेरी रहती है। जो पादप की ये कोशिका है इनको चारों तरफ से क्या करी रहती है, देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ से क्या की है, घेरी हुई है। तो ये चारों तरफ से इन्हें क्या करती है, घेरी रहती है। यह मुख्यतः किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज जो है एक बहुत ही जटिल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, सेलुलोज क्या है, एक बहुत ही जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो क्या करता है, यह पौधों के संरचनात्मक दृढ़ता को दृढ़ता प्रदान करता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा, क्या बताया गया, जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये पौधों को क्या करता है, जटिलता प्रदान करता है, यानी मजबूती प्रदान करता है। जब किसी पादप की कोशिका को सांद्र विलयन यानी सांद्र विलयन में रखा जाता है तो परासरण द्वारा, अभी मैंने आपको बताया परासरण द्वारा जल कोशिकाओं से बाहर सांद्र विलयन पहुंचने लगता है। यानी कम वाला ज्यादा वाला से कितना जाने लगता है, कम के तरफ जाने लगता है, जिसके कारण कोशिका झिल्ली सहित अतिरिक्त पदार्थ जो होते हैं संकुचित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, संकुचित होने लगते हैं। और संकुचित होकर वो क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। देखना पहले खूब, जब पौधे होते हैं छोटे पौधे को देखना पहले खूब चिकना होता है, बाद में क्या होता है जब पौधा बड़ा होता है तो वो संकुचन यानी जल का प्रसरण होने के कारण क्या होता है, संकुचित होकर क्या होता है, उसके ऊपर एक परत जम जाती है। देख रहे हो, लेयर जम जाती है, वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। अब ये परतों को आपको बताया गया कि जो ये परतें होती हैं, ये जो परत होती है इसके ऊपर जो ये परत पाया जाता है, इस ये जो है ये कई परतों में होता है। कितने परतों में होता है, कई। पहले वाले को कहा जाता है मिडिल लंबेला। क्या कहता है, मिडिल लंबेला यानी मध्य पटलिका। क्या कहता है, मध्य पटलिका कहता है। अब ये मध्य पटलिका होता क्या है बेटा, तो देखो यानी बताया गया यहां पर ये आवरण है और इसके ऊपर आपको ये जो आवरण दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये तो भाई उसका क्या है, ये यानी आपको बताया जा रहा है कि कोशिका भित्ति है। क्या है, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति 3 लेयर में बना होता है। कितने लेयर में बना होता है, अब जो उसके ऊपर जो ये संकुचन के कारण जो एक मजबूत आवरण बनता है वो कितने लेयर में बना होता है, 3। पहले वाले को क्या कहता है, मध्य पटलिका कहा जाता है, यानी मिडिल लंबेला कहा जाता है। क्या कहता है, मिडिल लंबेला। और ये जो होता है यह कोशिका भित्ति का मुख्य परत है। ये कोशिका भित्ति का क्या होता है, मुख्य परत होता है, जो निकटवर्ती कोशिका भित्ति के मध्य जो उसके आसपास की कोशिकाएं हैं उनके मध्य क्या करता है, सीमेंट के भांति कार्य करता है। किसके भांति कार्य करता है, यानी उनको चिपकाए रखने वाला, जैसे सीमेंट किसी चीज को क्या करता है, चिपका के रखता है ना, उसी प्रकार से ये क्या करता है, सीमेंट की भांति कार्य करता है। दूसरा जो है प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, जो उसके ऊपर की जो परत होती है वो क्या होती है, यानी आपको बताया गया, एक बार ध्यान से सुन लो कि जो सेल वॉल होता है कोशिका यानी जो ये ऊपर वाला दृढ़ आवरण पाया जाता है, ये कितने लेयर में बना होता है, 3 लेयर में बना होता है। कितने लेयर में बना होता है, तो पहला तो मैं बताया मध्य पटलिका बताया कि ये क्या होता है, ये जो कोशिकाएं होती हैं इनको सीमेंट की तरह से कार्य करता है, यानी उनको सीमेंट की तरह से जोड़े रखता है। ठीक है ना। दूसरा बताया जा रहा है कि जो प्राइमरी सेल वॉल होता है ये किसका बना होता है, इसमें सेलुलोज जो है, सेलुलोज 30% होता है। इसमें सेलुलोज की मात्रा कितनी होती है, 30% होती है। और हैसी सेलुलोज के सूक्ष्म तंतु 53% होते हैं।
कहीं नोट करना, हेसी, क्या नोट करोगे, हेसी सेलुलोज के सूक्ष्म तंतु कितने परसेंट होते हैं, 53% होते हैं। और प्रोटीन पेक्टिन की मात्रा, यानी इसमें प्रोटीन और पेक्टिन की मात्रा कितनी होती है, 5% होती है। और वसा 7% होती है। इन सबसे मिलकर ये क्या होती है, एक पतली भित्ति बनती है, सेलुलोज। और दूसरा क्या बताया गया बेटा, सेलुलोज की मात्रा 30% और हेसी सेलुलोज के जो सूक्ष्म तंतु होते हैं उसका 53%। और इसके बाद से क्या बताया गया, प्रोटीन पेक्टिन की मात्रा कितना होता है, 5%। एवं वसा की मात्रा क्या होती है, 7%। इससे मिलकर ये वाला भाग क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद से सेकेंडरी सेल वॉल, क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। तो देखो सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, यह प्राथमिक कोशिका भित्ति में पेक्टिन, जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, जो ये वाला कोशिका भित्ति होती है, इसमें ये क्या करता है, पेक्टिन लिग्निन आदि पदार्थों का जमा होने से बना, यानी जब इसमें क्या होता है, इस वाले में प्राइमरी वाले में पेक्टिन क्या जमता है, पेक्टिन जमता है। क्या जमता है, पेक्टिन लिग्निन आदि पदार्थ क्या होते हैं, जब इसमें जमते हैं तो इससे किसकी परत का निर्माण होती है, सेकेंडरी सेल वॉल की निर्माण, एक मोटी परत बन जाती है। क्या बन जाती है, तो ये रहा हमारा क्या, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, तो कोशिका भित्ति के लिए कोशिका भित्ति क्या करती है, कोशिका भित्ति का पहला काम है, ये बैक्टीरिया पादपों कोको आदि को कोशिका तंतु के विलयन में बिना टूटे उनका आकार बनाए रखती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये क्या करती है, जैसे बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया है, उसके बाद पता है पादप है, कोको है, इन सभी को कोशिकाओं को तंतु विलयन में बिना टूटे उनके आकार को क्या करती है, बनाए रखती है। दूसरा क्या कह रहा है, यह वायवीय पौधों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत ऊर्ध्व खड़े रहने में सहायता करती है। जैसे वायवीय पौधे होते हैं ना, इनको सीधा करने में क्या रखती है, इनको सीधा हवाओं में खड़ा रखने में क्या होती है, सहायक, क्या होती है, सहायक होती है। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है कि ये कोशिकाओं को सूखने से बचाती हैं। जो पादप कोशिकाएं हैं उनको सूखने नहीं देती हैं, यानी सूखने से क्या कर लेती हैं, बचा लेती हैं। और तीसरा है रोगाणुओं को कोशिका में जाने से क्या करती हैं, रोकती हैं। जो रोगाणु है, अगर मान लो पौधों में रोगाणु प्रवेश कर गए तो पौधा क्या हो जाता है, कई पौधे देखते हैं बीमार पड़ के सूख जाता है, तो उन रोगाणुओं को क्या करता है, अंदर प्रवेश करने से रोक देता है। तो ये हमारा क्या रहा, जो हम क्या पढ़ रहे थे, बाह्य आवरण को हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब दूसरा उसमें क्या था, स्ट्रक्चर में उसका जो भाग था, तो पहला तो हमने पढ़ लिया। अब दूसरा कौन सा भाग है, तो दूसरा भाग है जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो हम प्रोटोप्लाज्म क्या करते हैं, कितना समय हो रहा है, 11:25। तो प्रोटोप्लाज्म को स्टार्ट करते हैं, प्रोटोप्लाज्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, जीवद्रव्य क्या है, हमें क्या पढ़ना है, जीवद्रव्य यानी हम लोग पढ़ रहे थे जो सजीव कोशिकाओं का संरचनात्मक संगठन है उसके कितने भाग होते हैं। तो जिसमें एक भाग को हमने क्या बता दिया था कि एक उसका बाह्य आवरण होता है और दूसरा क्या था, जीवद्रव्य होता है। क्या होता है, जीवद्रव्य। अब हमको यानी प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, जीवद्रव्य के बारे में पढ़ना है। तो कोशिका यानी जितने भी कोशिकाएं होती हैं बेटा, सारे कोशिकाओं के अंदर जो उपस्थित समस्त जीवित पदार्थ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। नहीं समझे, यानी प्रत्येक कोशिका के अंदर ये देख रहे हैं कि क्या होता है, तरल पदार्थ पाया जाता है। ये तरल पदार्थ क्या होता है, इसी तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवद्रव्य। अब जीवद्रव्य में आपको जो भी जीवद्रव्य होते हैं बेटा,
ये अत्यंत जटिल पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत जटिल पदार्थ होते हैं जिसमें जीवन के समस्त लक्षण पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं? जिसमें जीवन के समस्त लक्षण पाए जाते हैं। अगर किसी कोशिका में अगर ये जीव द्रव्य नहीं है, अगर मान लो किसी कोशिका में जीव द्रव्य नहीं है तो वह कोशिका जीवित नहीं है। और जब तक इसमें जीव द्रव्य है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में जब तक जीव द्रव्य है तब तक हम क्या हैं? जीवित हैं। और जब जीव द्रव्य नहीं होगा तो हम भी जीवित नहीं हैं। अब हम आते हैं कि जो जीव द्रव्य है इसको सर्वप्रथम जो है किसने देखा था? कार्टी ने देखा था। किसने देखा था? कार्टी ने देखा था। लेकिन बाद में इसकी खोज किसने किया? तो जीव द्रव्य की खोज जो है डुडार्जिन ने किया था। किसने किया था? और उन्होंने इसकी खोज किया और खोज करने के बाद इसको नाम उन्होंने क्या रखा था? सारकोड रखा था। क्या नाम रखा था? सारकोड रखा था। बताया जा रहा कि प्रोटोप्लाज्म की सर्वप्रथम खोज किसने की? डुडार्जिन ने किया और इसका नाम क्या रखा? सारकोड रखा। 1893 ईस्वी में, कब की बात है? 1893 ईस्वी में पुरकिंजे ने इस सारकोड नाम को बदलकर और क्या नाम रख दिया? जीव द्रव्य नाम दिया। क्या नाम रखा? जीव द्रव्य नाम दिया। ठीक है ना? तो आपने ये समझ लिया कि जो कोशिकाओं के अंदर जो तरल पदार्थ पाई जाती है ये क्या होती है? जटिल पदार्थ होती है। और इसमें कोशिकाओं की समस्त क्या बताई गई कि जो कोशिकाओं की समस्त लक्षण है वो सभी लक्षण इसमें पाए जाते हैं। जूलियस हैक्सले ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है। उन्होंने क्या कहा है? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है। और उन्होंने कहा है कि जब तक जीव द्रव्य है तभी तक जीवन है। उन्होंने क्या कहा है? जब तक जीव द्रव्य है तब तक जीवन है। जीव द्रव्य के मृत्यु होते ही जीवन भी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। जैसे ही जीव द्रव्य समाप्त होता है तो जीवन भी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब हमको देखना है कि जीव द्रव्य का कार्य, ये जीव द्रव्य के जो है निम्न यानी कितने भाग होते हैं? तो जीव द्रव्य के निम्न कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक को कहा जाता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य और दूसरे को क्या कहता है? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य। क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। कोशिका में भरा हुआ सारा जीव द्रव्य जिसमें अन्य कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। ये कोशिका में देख रहे हो, ये कोशिका में समस्त ये जितने भी जीव द्रव्य क्या हैं इसमें है। और इसमें सारे कोशिकांग जिसके अंदर पाए जा रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसी में ये कोशिकांग जो है रासायनिक और भौतिक क्रियाओं को करते रहते हैं। कोई पूछ दिया आपसे कि साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? कोशिका द्रव्य क्या है? तो कोशिका द्रव्य क्या है? ये कोशिकाओं के अंदर जो क्या होता है? एक तरल पदार्थ भरा होता है और जिसके अंदर कोशिकाएं क्या होती हैं? विद्यमान होती हैं और उसी में अपना भौतिक और रासायनिक क्रियाएं करती हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो है केंद्रक द्रव्य क्या है? दूसरा आपको बताया जा रहा है केंद्रक द्रव्य क्या है। तो केंद्रक द्रव्य क्या है बेटा? केंद्रक में उपस्थित जीव द्रव्य जिसमें गुणसूत्र व केंद्रिका उपस्थित होते हैं वह केंद्रक द्रव्य कहलाता है। आप जानते हो कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं इन कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और इस केंद्रक के अंदर भी कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं और उसी तरल पदार्थ के अंदर क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ मिले होते हैं। क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ मिले होते हैं। और इसी जो ये घुले हुए तरल पदार्थ होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। तो आपको ये बता दिया गया कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की, सर्वप्रथम देखा किसने, खोज किसने की और इसका जीव द्रव्य नाम किसने दिया।
फिर हमने पढ़ लिया कि जीव द्रव के कितने भाग होते हैं, तो जीव द्रव के 2 भाग होते हैं। हमने बता दिया एक भाग क्या है साइटोप्लाज्म और एक क्या है केंद्रक द्रव्य है। मैंने बताया कि भाई कोशिका द्रव्य क्या है और केंद्रक। अब हमको क्या पढ़ना है, अब इसमें देखना है कि जो प्रोटोप्लाज्म है उनके कार्य क्या है। क्या पढ़ना है, प्रोटोप्लाज्म के कार्य। तो देखो प्रोटोप्लाज्म के निम्न कार्य हैं। पहला क्या है कि यह कोशिकांग के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करता है। ये जो कोशिकांग होते हैं, जैसे इसके अंदर कोशिकांग होते हैं ना, ये देख रहे हैं ना जो ये संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जो कोशिकाओं के अंग होते हैं, इन कोशिकाओं के अंगों में ये क्या करते हैं, जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का आदान प्रदान करने का कार्य। बताया गया कि जो कोशिकाओं के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, उन कोशिकाओं के अंदर ये क्या करते हैं, पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा देख लो, यह जैव अणुओं का संग्रहण में उपयोगी होते हैं। जो जैव अणु होते हैं, जब इनके अंदर प्रवेश करते हैं, उन्हें संग्रह करने का क्या करते हैं कार्य। नेक्स्ट है जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन आदि को क्या कर लेते हैं, संग्रहण कर लेते हैं। और लास्ट है ये उपापचयी पथ के तरह भी कार्य करता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस आदि। ठीक है ना, तो ये इसके क्या हो गए, कार्य हो गए। अब अगला हम लोगों को क्या पढ़ना है, केंद्र, अगले यानी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।